वसीम रिजवी को पहली बात मैं वसीम रिजवी कहता भी नहीं हूँ, और मैंने कई बार अपने विभिन्न वक्त में ये भी कहा है कि वसीम रिजवी को मैं मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने समाज को नहीं मानता, जैसे मैं इस्लाम का फॉलोवर हूँ, मैं अगर अपने जनक, अपनी जननी को गाली दूँ कि मैं अपने धर्म को गाली दूँ, तो मैं कहाँ से किसी अन्य धर्म का अनुयायी हो सकता हूँ या किसी अन्य धर्म को मानने वाला हो सकता हूँ। सबको गाली केवल इसलिए दे रहा है कि उसको वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया, वो चेयरमैन नहीं बन पाया है। अगर सनातनी भाई और सनातनी बहन उनको अगर सम्मान दे देते हैं, और वो बहुत बड़ी बात नहीं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती साहब के साथ वो का विश्वासघात करते, ये भी नहीं मालूम होगा। समाज के बीच में बैठ के गीता के श्लोक भी सुनाता हूँ और वेद पुराण निषद भी सुनाता हूँ, तो मेरे लिए धर्म विशेष की कोई वो सहभागिता नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वाइस न्यूज 18 में। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान के साथ जो आज चलते फिरते रहने वाले व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ सैयद हुसैन नकवी जी हैं, और जो कि सांसद प्रत्याशी भी अब की बार चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति बना लिए हैं। लेकिन हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से आपका काफिला लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण पर रहता है, ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं अभी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सैयद जी। धन्यवाद शुभम जी, आप लोग लगातार हमारे साथ कवरेज में हैं, और मैं आपके चैनल वॉइस 18 न्यूज़ को भी शुभकामनाएं देता हूं आगामी भविष्य के लिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी, जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, और पार्टी में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का, तो हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथ जो शोषण की नीतियाँ चलती हैं, केवल हमको एक जाति विशेष के टारगेट को लेकर चला जाता है कि मुसलमानों को कैसे ऐसे अल्पसंख्यक के साथ योजनाएँ केवल जो पटल में दिखाई जाती है कि हम इन योजनाओं से लाभ देते हैं समाज को, लेकिन हकीकत यह है कि हम जब अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो बहुत पिछड़े हैं। अभी उनको न शिक्षा मिल रही है, न रोजगार के उनके पास माध्यम है। केवल जो दावे हैं वो सिर्फ कागजों पे हैं। हमारा अपना मकसद है कि अगर मुझे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए प्रतिनिधि बना के संपूर्ण भारतवर्ष के लिए दिया गया है, तो हमारी केवल और केवल इतनी ही सोच है कि हम अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवस्थित कर सकें, क्योंकि देश की आबादी का 18 से 20% अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो कि इस चीज़ को मानकों को तय करता है कि आने वाले समय में चुनाव में किसको जीतना है, किसको हारना है, ये अल्पसंख्यक समुदाय भी तय करता है। जैसे कि आप देखिए कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, और अन्य समुदाय के लोग हो गए, जो विशेष समुदाय को लेके चलते अवश्य हैं, अपनी रणनीतियां बनाते हैं, विशेष समुदाय को टारगेट पे लेते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, सिख हमारे साथ है, ईसाई हमारे साथ है। लेकिन ये पटल केवल तब तक चलता है कि जब तक ये दिखता है कि जब तक इलेक्शन आना है तब आप बहुत से सम्मेलन करोगे अल्पसंख्यक समुदाय के, आप विभिन्न समुदाय के सम्मेलन करते हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम पटल पे आते हैं, जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं या आप किसी सम्मानित पद पे पहुंच जाते, तो आप गायब हो जाते, फिर आपकी रणनीतियां चेंज हो जाती है, फिर आप नए कानून बनाते बनाते 5 साल बीत जाते, 5 साल खत्म हो जाते, समापन के समय आता है कि घोषणाएं हो गई और फला बोर्ड के चेयरमैन बन गए, फला बोर्ड के चेयरमैन बन गए। लेकिन वास्तविक तौर पे सरकार के गठन के बाद यदि सामूहिक तौर पे सारे समाज को साथ लेके चलेंगे तो हम एक विशेष बदलाव ला सकते हैं। और 2024 की तैयारियां अभी से स्टार्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ तो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग को पूरे उत्तर प्रदेश की 2022 विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के समतुल्य देखना है। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी एक निजी पार्टी भी हैं। अगर हमको सम्मान और हमें सहभागिता नहीं मिलेगी तो हम अपने वजूद के साथ अपनी तैयारियां 2024 के चुनाव के लिए करेंगे। 2022 में भी अभी भी कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हो गया है, हमारे पास बहुत समय है। अगर हमें कोई ऐसा दूरंदेशी कोई ऐसी चीज़ दिखती है कि जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो हम अपनी विधानसभा की तैयारी स्वतः कर सकते हैं। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकारिणी घोषित है, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण आंदोलन चल ही रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार दिल्ली मुंबई सब कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम तैयारियों में अपने लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ फिलहाल अभी समतुल्य तरीके से हम उनके प्रमोशन में काम कर रहे हैं, और यदि हमको मिला सहभागिता तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम आगे कुछ देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप एक मुस्लिम समाज के हैं, और लगातार जो है इस समय लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का जो है मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या लगता है? देखिए, अगर जहाँ तक आप तो काफ़ी समय से मुझे कवर करते आ रहे, पिछले 5 साल से हमारा आपका संबंध है, क्योंकि मैं रामलीला मैदान में भी जाके सनातन समाज के बीच में बैठ के गीता के श्लोक भी सुनाता हूँ, और वेद
पुराण निषद भी सुनाता हूँ। तो मेरे लिए धर्म विशेष की कोई वो सहभागिता नहीं है। धर्म कोई भी किसी को गलत नहीं शिक्षा देता, ना कुरान की शिक्षा गलत है, ना गीता की शिक्षा गलत है, ना बाइबल की शिक्षा गलत है। गलत कुछ लोग होते हैं, चिन्हित लोग होते हैं, जो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपने को हाईलाइट करने के लिए समाज विशेष को गाली देते हैं या धर्म विशेष को गाली देते हैं, लेकिन उनका खुद का जमीनी बैकग्राउंड कुछ नहीं होता। केवल वो एक लफाजी का टाइम होता है कि अपने को हाईलाइट कर सके, और कुछ मीडिया के बंधु जो गलत तरीके से उन लोग को प्रमोट कर देते हैं, उससे उन लोग को फायदा होता है और समाज में गलत मैसेज जाता है, जिससे आपस में हमारा वैमनस टूटता है। हकीकत में हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं। सबसे पहले हम देश में हिंदुस्तानी है, उसके बाद हम किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष के होते हैं। 3 तारीख को आपका कोई प्रोग्राम भी होने वाला है हजरतगंज जीपीओ पर, मतलब क्या प्रोग्राम है? ये हमारी विशाल जन रैली है, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं। हजरतगंज से लेके चलेंगे और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों से होते हुए 75 जिलों में हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आदरणीय गोपाल राय जी के आदेशानुसार संपूर्ण मंडल के पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है कि जिला स्तर पर हमारी टीम पहुँचती जाएगी। वहाँ पर जो भी सम्मान समारोह वगैरह हो गया और जो भी प्रचार तंत्र के जो भी माध्यम दिए जाएंगे, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम का हम लोग ने क्रियान्वयन किया है। और कोशिश ये है कि कुछ अच्छा किया जाए। और हम लोग की जो पार्टी की एक विचारधारा है कि हम राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी है, तो हम लोग क्रांतिकारी सोच के साथ समाज के विकास के लिए आए हैं। तो हम किसी धर्म विशेष, जाति विशेष पे काम नहीं करेंगे। समाज हित में जो काम होगा उसके लिए करेंगे। और यदि समाज हित में भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान करेगी, तो हम सम्मान के साथ उनके साथ विलय करेंगे। और यदि ऐसी कुछ हमको लगती है कि दूरगामी कुछ ऐसी दूरदर्शिता हमको लगती है कि हमारे साथ विश्वासघात हो सकता है या कोई पार्टी हमारा अल्पमत इस्तेमाल करके हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकती है, तो हम उस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ तय कर लेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि अभी 14 पेपर भी रद्द हुए हैं, तो उस पर आपका क्या है? देखिए, हर जगह करप्शन है, करप्ट लोग हर जगह हैं। शिक्षा का स्तर हमारा उस स्तर पे जैसे जाना चाहिए। फिलहाल ये कोविड के बाद 2 साल से तो हम लोग बिल्कुल शून्य स्थिति में है कि शिक्षा का लेवल बहुत गिर गया है। तो इस वजह से कुछ ऐसे करप्ट लोग हैं, नटवर लाल लेवल के लोग, जो ऐसी रणनीतियाँ तय करते हैं जिससे कि छात्रों का भविष्य भी बर्बाद हो सके, और कुछ गलत लोग चिन्हित होकर आने वाली समय में ऐसे सम्मानित स्थान पर बैठ जाए जिनसे बहुत सी चीज़ें अव्यवस्थित हो सकती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी चीज़ों को सरकार बहुत तेज़ी से देख रही। CBI जांच का आदेश हो गया और हमें लगता है कि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, तो बहुत जल्दी समाधान किया जा सकेगा। अच्छा, जिस तरीके से ओवैसी को आपने बताया, लगातार वो बाराबंकी दौड़ा कर रहे थे, और बाराबंकी से आपकी ये भी लग रहा है कि कुछ वोट बीजेपी का कटेगा। देखिए, संवैधानिक अधिकार के अनुसार हर पार्टी, हर दल को लड़ने का अधिकार है। मुझे भी अधिकार है कि मैं मुख्यमंत्री की सोच रखूँ, प्रधानमंत्री की सोच रखूँ, तो ये उसकी एक निजी है। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, महाराष्ट्र में लड़ी है, बिहार में आई है, उत्तर प्रदेश में आई है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए कोई भी आजमा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास सबको मालूम है कि 2 सीट आज कहाँ पहुँच गए। मैं चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो देखा जाए। और ओवैसी का भी सम्मान है भाई, लोकतांत्रिक अधिकार उनका भी है, अपना इलेक्शन लड़ते हैं। जो अगर वो वोट बैंक काटने के, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, ये चीज़ हमको समझनी होगी। और एक समाजवादी कभी चिल्लाती है, कभी बहुजन समाज पार्टी चिल्लाती है, कभी भाजपा चिल्लाती है। तो मुसलमान के हिंदुस्तान का कोई भी वोटर किसी भी पार्टी है, किसी विशेष उसका गुलाम नहीं है। उसका अपना संवैधानिक अधिकार है, वोट का उसका अधिकार है। वो जिसको चाहे वोट देगा। आप बोल सकते हैं, नहीं बोलेंगे, आप कहें हमारे लिए प्रचार तंत्र जनता है, जिसको चाहे उसको समर्थन दे दे। तो इसमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं है या कोई वो नहीं है। कोई भी पार्टी आ सकती है, कोई भी समुदाय के लिए वो काम कर सकती है, लेकिन जो हमारे चुनाव आयोग की आधारशिला है उसके अनुसार अगर वो प्रमोशन अपना करते हैं, किसी विशेष धर्म जाति की राजनीति से सिर्फ तुच्छ मानसिकता के लोग ही कर सकते हैं। अच्छी जिनकी मानसिकता होगी वो ऐसी राजनीतियों पे ध्यान नहीं देंगे। अच्छा, तो आज आप भ्रमण पर निकले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जाएंगे और किस तरीके से लोगों को जो है? देखिए, मैं क्योंकि एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूँ, तो मैं सिर्फ मंडलों का भ्रमण करूंगा। बाकी जो जिला कार्यकारिणी की समितियाँ होंगी वो जिला स्तर पर अपने कार्यक्रम को लेकर जाएंगी। फिलहाल मेरा उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का भ्रमण है और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको ऊर्जा देनी है, एक शक्ति के साथ उनको 2022 की तैयारियां करवानी है। और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी सम्मेलन हो चुका है, तो जो भी उनके आदेश होंगे, जो हम लोग की निजी राय बनती है, जो आदेश अध्यक्ष जी की तरफ से आएगा, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो आदेश करेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। फिलहाल 2024 की तैयारियां ज़्यादा मजबूती से है। 2022 का, क्योंकि आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ घोषणा हो चुकी है कि हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने वाले हैं, तो 2022 की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ सेट है। और यदि हमारा भविष्य उज्ज्वल दिखता है तो हम 2024 में भी भाजपा के साथ, नहीं तो अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ तैयारी करेंगे।
वसीम रिजवी का जो बयान आता है शिया सेंट्रल बोर्ड को लेकर, उसको क्या? देखिए, वसीम रिजवी को पहली बात मैं वसीम रिजवी कहता भी नहीं हूँ, और मैंने कई बार अपने विभिन्न वक्तव्य में ये भी कहा है कि वसीम रिजवी को मैं मुसलमान ही नहीं मानता हूँ। जो व्यक्ति अपने धर्म को, अपने समाज को नहीं मानता, जैसे मैं इस्लाम का फॉलोवर हूँ, मैं अगर अपने जनक, अपनी जननी को गाली दूँ, कि मैं अपने धर्म को गाली दूँ, तो मैं कहाँ से किसी अन्य धर्म का अनुयायक हो सकता हूँ या किसी अन्य धर्म को मानने वाला हो सकता हूँ। हर धर्म की शिक्षा में अच्छी चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं। प्रोनाउंसिएशन, अनुवाद, ये सब ऐसी चीज़ें होती है कि किसी भी शब्द को अनुवाद के तरीके अलग होते हैं, उनकी भाषा शैली में विविधता आ जाती है। अरबी एक ऐसी भाषा है जिसमें एक शब्द के 35 से 36 मायने निकलते हैं। अब आप 35-36 मायने में अच्छे मायने भी निकाल सकते हो, गलत मायने भी निकाल सकते हो। तो वसीम पागल हो चुके हैं क्योंकि चेयरमैनशिप उनके हाथ से निकल गई वो, और इस समय अली जैदी जो हमारे चेयरमैन बनाए गए, मौलाना कल्बे जवाद ने जिनको नियुक्त किया है और पूरी समिति की सहभागिता से उनको चेयरमैन बना दिया गया है, तो अब उनके हाथ में वक्फ की भागदौड़ आ गई है। अब मैं कोशिश करूंगा कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अली जैदी जो चेयरमैन बने हैं, वो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, वक्फ में बहुत घोटाले हुए हैं, अरबों रुपए के घोटाले हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां इधर से उधर बेच दी गई हैं, निजी संपत्तियां बन गई हैं। वक्फ की संपत्ति जो कि वक्फ बोर्ड की निजी संपत्ति थी, उनको गवर्नमेंट संपत्ति बना दिया गया। कहीं उसको किसी को बेच दिया, कहीं उसमें बिल्डर एग्रीमेंट हो गया, कहीं अपार्टमेंट बन गए, तो कहीं किसी ने फैक्ट्री खोल ली। तो अभी तो बहुत से घोटाले हैं जो खुलेंगे। वसीम रिजवी की तो देखिए, नरसिंहानंद सरस्वती जी, एक तो पहली बात है एक धर्म विशेष को टारगेट किए हैं। वो उन्होंने मुसलमान धर्म को, इस्लाम धर्म को टारगेट कर रखा है। उनके खिलाफ इतने मुकदमे, उनको भाई सिक्योरिटी दे रखी है। उसी तरह वसीम रिजवी भी खूब ऐसे बयान देते हैं कि भाई सिक्योरिटी लिए बैठे हैं, अपने आप को मंत्री जैसी फीलिंग लेना चाहते, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब वो अपने समाज के नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म के लोग उनको स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो आदमी आज अपने मजहब को गाली केवल इसलिए दे रहा है कि उसको वक्फ बोर्ड से हटा दिया गया, वो चेयरमैन नहीं बन पाया है, अगर सनातनी भाई और सनातनी बहन उनको अगर सम्मान दे देते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं कि यदि नरसिंहानंद सरस्वती साहब के साथ वो का विश्वासघात करते, ये भी नहीं मालूम होगा। देखिए, और शिवम भाई, आपसे एक पॉइंट शायद आपसे मिस हो गया। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ क्या विश्वासघात होता है। विश्वासघात ये होता है कि जैसे हम परिवार में 5 लोग हैं, हमारे क्या 3 अगर बच्चे हो जाएंगे तो उस पर आपत्ति कि 2 से ज़्यादा पैदा होंगे, लेकिन अन्य समुदाय में जब 3 से 4 बच्चे होते हैं तो उन पर आपत्ति नहीं होती है। जनसंख्या नियंत्रण का कानून मैं स्वागत करता हूँ। CNRC के संबंधित जो भी ज्ञापन है वो जब आएगा सो आएगा। आपकी जनसंख्या कानून के संबंधित आ जाता है कि बहुत से चैनल्स ने दिखाया कि एक विशेष समुदाय में, मुसलमान समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा भी अन्य समुदाय है। गांव देहात में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहना कि 4 बीबी 40 बच्चे, ये सब इस तरह की जो बातें आती हैं, इससे न केवल समाज में गलत मैसेज जाता है, बल्कि ये भी होता है कि लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं और समाज को गालियाँ देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि अगर आबादी का अनुपात देखिएगा तो 1947 से लेकर अब तक की आबादी का अनुपात में कोई चेंज नहीं आया है। अनुपात जो कल था वही आज भी है। पहले जब पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान से नहीं हुआ था तब ये 40% की आबादी थी, जो अब 17 से 18% में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी है, वो अभी भी सतत उसी अनुपात में बढ़ रही। लेकिन जो हमें तथ्य फैलाए जाते हैं कि मुसलमान बढ़ जाएगा, यदि नरसिंहानंद सरस्वती का यदि आपको बयान याद हो, उन्होंने कहा कि 2050 में मुस्लिम देश हो जाएगा हिंदुस्तान। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतना तुच्छ राजनीति करते हैं या इतनी तुच्छ सोच रखने वाले हैं? हिंदुस्तान के कुछ चिन्हित लोग जो कट्टरवादी सोच के होते हैं, वो केवल मेरे धर्म में नहीं, आपके धर्म में भी हैं और अन्य धर्म में भी होते हैं, जो केवल अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उनको विचारधारा में आप रखिए, मत उनको ध्यान मत दी। मैं तो आपसे अभी पहले भी बोला कि वसीम रिजवी को तो मैं मुसलमान ही समझता हूँ। वो इस्लाम के खिलाफ बयान दे, कुरान के खिलाफ बयान दे, उसने तो ये भी कह दिया ना मुझे चिता में जलाया जाए। तो जो आदमी चिता में जलने के स्वयं स्वीकार कर रहा है तो उसने इस्लाम को ठुकरा दिया, तो उसको मुसलमान से संबंधित कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए शिक्षा पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे। अगर इन 3 मुद्दों पे हम लोग ने ध्यान दे दिया तो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय विकास कर सकता है, और यही रणनीति मेरी है आने वाले समय के लिए।